हेलो फ्रेंड्स। आजकल हम लोग काफ़ी सारी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं। काफ़ी काफ़ी बड़े वर्ड्स के बारे में बातचीत हो रही है। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, सोशल रिवॉल्यूशन, एक दूसरे के बारे में ख्याल रखना बड़ी अच्छी चीज़ है। बातें भी करनी चाहिए क्योंकि एक टाइम आ गया है जब हम एक सोसाइटी के बारे में सोचना चालू करना है। हर नेता आजकल बात कर रहा है कि चाइना से इंडस्ट्रीज़ वापस जा रही हैं, अपनी कंट्री में लेके आना है, क्या करना चाहिए। एफडीआई के बारे में बात हो रही है। अब जहाँ तक मुझे समझ में आता है, जब हम इन एफडीआईज़ और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात करते हैं, नॉर्मली जो हमारे यहाँ के पॉलिटिशियंस होते हैं या बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट होते हैं, जनरली दे टॉक अबाउट ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। अनऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में कोई बात नहीं करता है। पिछले 70-80 सालों में तो कभी हुई नहीं, और जो भी थोड़ी बहुत बातें हुई होंगी वो जस्ट फॉर वोट बैंक, बट एक्चुअल उनके साइड कोई ध्यान नहीं देता है। शायद आपको मालूम भी होगा दोस्तों, जो हमारी जीडीपी का है उसका 40 to 50% कॉन्ट्रीब्यूशन एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर से आता है। अभी अनऑर्गेनाइज सेक्टर है क्या? अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता है हमारे रेडी वाले, हमारे आसपास जो छोटी इडली की शॉप होती है, समोसा की शॉप होती है, और भी छोटी छोटी बेकरी शॉप्स, ये सब अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आती हैं। एक मैं आपको 2-3 छोटे छोटे से एग्जाम्पल दूंगा। फॉर एग्जाम्पल, एक इडली की शॉप है मेरे अपार्टमेंट के पास में। वो मुझे इडली देता है 10 से 15 रुपये पर प्लेट, अच्छी लगती है। और वही सेम इडली अगर मैं किसी एक ऑर्गेनाइज्ड चेन रेस्टोरेंट में जाऊंगा तो 50 से 60 रुपये पर प्लेट मिलेगी। मैं आपको डिफरेंस क्यों बता रहा हूँ? जो बंदा मुझे 10 से 15 रुपये की इडली दे रहा है पर प्लेट, उसमें उसका मार्जिन कितना होता होगा? 4 से 5 रुपये। बाकी जो उसका सारा पैसा जाता है वो उसकी सप्लाई चेन में जाता है। मतलब उसके पास प्रॉफिट 5 रुपये आ रहा है, मुश्किल से 10 या 15%, और बाकी सारा प्रॉफिट वो उसकी सप्लाई चेन में जा रहा है। विच मीन्स कहाँ से रॉ मटेरियल लेके आ रहा है, कहाँ से लेबर्स की सैलरी हो रही है, सामान लेके आ रहे हैं। वही चीज़ जब हम किसी ऑर्गेनाइज चेन रेस्टोरेंट में जाके खाते हैं, हमको 50 रुपये की मिलती है। होता क्या है उस 50 रुपये में? उसमें से 50% उसके मालिक के पास जा रहा होता है, और जो 50% बचा होता है उसमें सप्लाई चेन को इम्पैक्ट हो रहा होता है। मतलब कर क्या रहे हैं हम लोग अमीरों को अमीर बना रहे हैं, और गरीब और मिडिल क्लास आदमी उसी जगह पे है। एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। आजकल सब लोग पैकेट मिल्क यूज़ करते हैं, करेक्ट? नॉर्मली हमारे पुराने टाइम में क्या होता था कि लोग जाते थे डेयरियों से दूध लेके आते थे। अभी भी डेयरी वाले मिल्क सप्लाई करते हैं। कोई भी जो अच्छा काऊ मिल्क या बफेलो मिल्क होता है, अगर उसको हम 3 से 4 घंटे रख दें बिना गर्म किए हुए, तो वो फट जाता है, विच मीन्स कि वो दूध अच्छा है। अभी क्या हो रहा था, हम पैकेट मिल्क यूज़ कर रहे होते हैं किसी बड़े ब्रांड नेम का। 1 से 2 दिन पहले उसका मिल्क एक्सट्रैक्शन चालू होता है, फिर वो प्लांट्स में जाता है, प्रोसेस होता है, उसमें पेस्टिसाइड्स डलते हैं, उसके बाद वो सप्लाई होता है। सप्लाई होने के बाद भी अगर हम उसको 2 दिन फ्रिज के अंदर रख दें तो भी ख़राब नहीं होने वाला है। इसमें नुकसान किसका हो रहा है फ्रेंड्स? इसमें नुकसान हो रहा है हमारे डेयरी वालों का। क्यों? अगर हम उनसे स्ट्रेट जाके लेंगे तो वही 40 से 50 रुपये लीटर दूध हमको मिल सकता है। उसमें कितना प्रॉफिट मार्जिन उनको होगा? प्रॉफिट मार्जिन होगा मुश्किल से 10 से 15%। बाकी सारा जो उनका पैसा जाएगा जानवरों को फीड कराने में, शेल्टर्स लगाने के लिए, बाकी सारी चीज़ें करने में। लेकिन हम क्या हो रहा है, पैकेट मिल्क्स ले रहे हैं। पैकेट मिल्क में क्या हो रहा है, जो 40 से 50 रुपये लीटर हमको दूध मिल रहा है, उसका कम से कम 30 से 40% फिर से उनके मालिकों के पास जा रहा है। क्या हो रहा है? हम अमीरों को अमीर बना रहे हैं, गरीबों को गरीब बना रहे हैं। एक और एग्जाम्पल ले लो छोटा सा, बार्बर शॉप। मेरे घर के बाजू में सैलून है। मैं अगर वहाँ बाल कट कराने जाऊँ तो क्या होता है, 60 से 70 रुपये लेता है। लेकिन एक बहुत बड़ी चेन है, कोई जावेद हबीब करके हैं, उनके यहाँ पे अगर आप जाओ सैलून में तो वही छोटे से हेयर कट कराने के लिए आपको 500 से 1000 रुपीज़ लगेंगे। ठीक है, एसी होता है, सारी चीज़ें होती हैं, बात अलग है। लेकिन हो क्या रहा है सारी प्रोसेस में? उस 500-1000 रुपये में से कम 50 to 60% वो जावेद हबीब की जेब में जा रहा है, जो ऑलरेडी काफ़ी सारी मल्टीज़ में बैठा हुआ है, दुबई में उसके घर है। आई एम नॉट अगेंस्ट जावेद हबीब, आई एम जस्ट गिविंग वन एग्जाम्पल कि हम उनको पैसा दे रहे हैं जिनके पास ऑलरेडी पैसा है, और हम उन लोगों की बात नहीं कर रहे हैं जिनको हमको इम्प्रूव करना है, जो हमारी सोसाइटी में डे इन डे आउट काम कर रहे होते हैं। आज जब लॉकडाउन आया तो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ 30 दिन में बैठ गई, लेकिन आज जो हमारे ग्राउंड लेवल वर्कर हैं वो यहाँ वहाँ भाग रहे हैं, सोच रहे हैं कि कैसे वो अपनी रोज़ी रोटी चालू करें। दोस्तों, आज हमारा ये टाइम बनता है कि हमको जो हमारी देसी चीज़ें हैं, हमारे जो छोटे छोटे आइटम्स हैं, रेडी वाले हैं, हम उनके पास जाएं, वहाँ से लें, और पैसे का जो रोटेशन है उसको हमको अंदर ही बना के रखना है। जब ये पैसे का रोटेशन मल्टी नेशनल कंपनीज़ के पास जाता है जो बाहर से आ रही होती हैं,
और या जो इंडियन ब्रांड्स भी हैं, काफ़ी बड़े ब्रांड हैं, पैसा वहाँ पहुँचाने का मतलब नहीं है, क्योंकि एक्चुअल सामान की कीमत उतनी होती नहीं है जितना पैसा वो लोग ले रहे होते हैं। अगर आज हम इस बारे में नहीं सोचेंगे तो हम ना सारी ज़िंदगी बात करते रहेंगे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की, लेकिन कुछ होने वाला नहीं है। आज हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो हमारे साथ काम करने वाले हैं, आसपास काम करने वाले हैं, हम उनसे लें। नहीं तो क्या होगा, दिवाली दशहरा आएगा, फिर से हम लोग व्हाट्सएप पे बात करना चालू कर देंगे कि चाइना की चीज़ों को हमको डिस्कार्ड करना है। तो हमको व्हाट्सएप हीरो नहीं बनना है, फेसबुक हीरो नहीं बनना है, हमको ग्राउंड पे उतर के आना है। और आप किसी गवर्नमेंट से उम्मीद नहीं कर सकते हैं फ्रेंड्स। पिछले 70-80 सालों में किसी ने कुछ नहीं किया है, आगे भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि पॉलिटिशियंस के एम्स अलग होते हैं। हर पार्षद का एम अलग होगा, हर विधायक का एम अलग होगा, लेकिन उन गरीबों के बारे में कोई भी बात नहीं करेगा। अगर हमने आज उनके बारे में नहीं सोचा तो हमको एक बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ेगा। ये कुछ छोटे छोटे से एग्जाम्पल थे, आपके पास ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे। जो लोग मुंबई में रहते हैं वो क्रॉफर्ड मार्केट गए होंगे, या बेंगलोर में जो रहते हैं वो गांधी बाज़ार गए होंगे। वहाँ पे आपके रोड साइड काफ़ी सारी शॉप्स लगी हुई होती हैं। आप अगर उनसे 5% डिस्काउंट मांगोगे ना फ्रेंड्स, वो आपको दे देंगे। आप किसी मॉल में जाओगे और अगर आप एक शर्ट पे बोलोगे भैया मेरे को 5% डिस्काउंट दो, जब तक उनका बाप यानी उनका CEO, CTO, CXO लिख के नहीं देता है, तब तक वो आपको 1 रुपये का डिस्काउंट नहीं देंगे। आप समझ रहे हो कि आपके काम कौन आ रहा है? टेलर्स हैं, उनकी इंडस्ट्रीज़ बर्बाद हो रही हैं, क्योंकि हम रेडीमेड चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। कन्वीनियंस से हमको थोड़ा सा बाहर निकलना है। ये चीज़ें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, रादर देन हम घर पे बैठे टीवी डिबेट्स में बात करें कि FDI आएगा, चाइना आएगा, इंडस्ट्रीज़ आएंगी। दोस्तों इतने सालों से इंडस्ट्रीज़ आ रही हैं, हमको मालूम है क्या हो रहा है। हर साल कम से कम 8 से 10 लाख इंजीनियर्स और ग्रेजुएट्स बाहर निकल रहे होते हैं। कितनों को जॉब मिल रहा है, कितने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। हम स्टार्टअप्स की बात कर रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ों की बात कर रहे होते हैं, बट इवेंचुअली वो सारी चीज़ें फेल हो रही हैं। हम सिर्फ सक्सेस स्टोरीज़ की बात सुन रहे होते हैं और हमें फेलियर्स के बारे में कोई ध्यान नहीं दे रहा होता है। तो आज एक टाइम आ गया है जब हमको इन चीज़ों के बारे में सोचना है। जाते जाते दोस्तों मैं एक चीज़ बोलूँगा कि जब भी हम शादी बारात में जाते हैं, आजकल DJ चलने लगे हैं, सारे लोग नाचते हैं, लेकिन जब तक उसमें देसी ढोल नहीं बजता है, चीज़ों का मज़ा नहीं आता है। विच मीन्स दोस्तों, दम सिर्फ देसी चीज़ों में है, बाहर की चीज़ों में नहीं है। विद दिस दोस्तों, मैं आपको सोचने के लिए छोड़ के जाता हूँ कि आपको क्या करना है। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पे बड़ी बड़ी बातें करनी है या हमको ग्राउंड लेवल पे जाके बात करनी है। विद दिस दोस्तों, आपका फ्रेंड्स सौरभ जैन साइनिंग ऑफ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लोगों से बात करिए, और हमको एज एन इंडिविजुअल एक कंट्रीब्यूशन देना है, सो दैट एवरीवन कम्स ऑन अ सेम प्लेटफॉर्म। थैंक यू वेरी मच।